कैसे हो? फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जहां तक हम लोग को पता है कि हम लोग का सिलेबस जो है वो आपका रिवाइज हो चुका है। ऑलमोस्ट करीब 30% आपका सिलेबस कम हो चुका है। पर ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस इतना कम हो गया कि आप पढ़ाई कम कर दीजिए। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कार्बन और कंपाउंड्स में आपका मैक्सिमम कंटेंट जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। फिर भी बाकी जो आपके चैप्टर बचे हुए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको पढ़ना है। 30% सिलेबस रिड्यूस होने का मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ देना है। आज हम लोग डिस्कस जो करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी का बुक लिए हैं और इसमें एक चीज का हम लोग ख्याल रखे हैं कि इसमें आपका एक्सरसाइज जो होगा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। थोड़ा सा ऊपर आपको मैं चैप्टर के बारे में समझा दूंगा, क्या कहना चाहता है, केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। और मेन पर्पस जो हमारा होगा इस वीडियो में वो आपका इक्वेशन होगा और आपका एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझना याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। Facts are not science as the dictionary is not literature। ये कहना क्या चाहता है कि जो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स जो है वो आपका साइंस नहीं कहलाता है। जो फैक्ट्स है वो आपका साइंस नहीं कहलाता है। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ते हैं ना तो उसको साइंस नहीं कहा जाएगा। साइंस जो बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द एक्सपेरिमेंट, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग डिक्शनरी को लिटरेचर नहीं कह सकते, डिक्शनरी को लिटरेचर नहीं कह सकते। डिक्शनरी में आपको सिर्फ वर्ड्स मिलेंगे। तो साइंस को उसी रूप में आपको लेना है। सिर्फ फैक्ट्स आपको जानकर या फिर सिर्फ 2-4 इक्वेशन या 2-4 टॉपिक को याद करने के बाद आप साइंस का नॉलेज नहीं रख सकते। आपको पूरा समझना पड़ेगा, पूरा जानना पड़ेगा। इसी पर्पस को ध्यान में रखकर हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी लेने का मेन पर्पस मेरा ये है कि इसमें बहुत डिटेल में नहीं होता है, पर आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो रेफरेंस बुक आप कोई सा भी ले सकते हैं। जिस किसी का रेफरेंस बुक आपके पास होगा उसको आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रिएक्शंस आपको पता है और इक्वेशन आपको पता है। जब कोई दो एलिमेंट को हम लोग कंबाइन करते हैं केमिकली, अगर केमिकली कंबाइन नहीं होता है तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, उसको मिक्सचर करते हैं। तो जब भी आपका कोई दो एलिमेंट, कोई दो तरह का चीज केमिकली कंबाइंड होता है तो उसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं। और इक्वेशन उस रिएक्शन को इजी वे में जब हम परफॉर्म करते हैं, जब हम शो करते हैं, तो जो मेथड का यूज करते हैं वो आपका रिएक्शन कहलाता है ना। यहाँ पर आपका एक एक्टिविटी दिखाया है। एक्टिविटी में कुछ नहीं, आपका मैग्नीशियम लिया गया है, मैग्नीशियम को हीट किया गया है। हीट करने के बाद आप मैग्नीशियम में क्या चेंजेस देखेंगे कि वो आपका कलर जो है उसका चेंज हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। इसका मतलब देयर इज सम चेंजेस आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। वो चेंजेस क्यों हुआ? तो चेंजेस आपको बर्निंग करने के कारण। तो केमिकल रिएक्शन में एक चीज आपको पता है, ये आपका एक्टिविटी में बता दिया है कि जब भी हम लोग मैग्नीशियम को हीट करते हैं, हीट करने से आपका क्या हो जाता है, चेंजेस आता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, Mg plus O2 इक्वल टू MgO। यहाँ पर आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। जब आप मैग्नीशियम को बर्न कीजिएगा, जब भी आप मैग्नीशियम को बर्न कीजिएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस क्यों करते हैं आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी है, अगर वो है तो उसको हम लोग किसी तरह से डिसअपियर नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा एग्जिस्ट ही रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पर 1 है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, लेकिन मैग्नीशियम का भी 2 हो गया। यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे। तो इस तरह से आपका बन गया 2Mg plus O2 2MgO। और इस तरह से हम लोगों का पहले का कलर और बाद के कलर में आपका फर्क मिलेगा। पहले थोड़ा सा आपका ब्राइट कलर रहता है, जो बाद में आपका क्या हो जाता है, ब्लैक कलर में बदल जाता है। ये होने के पीछे का कारण ये है कि पहले सिर्फ आपका मैग्नीशियम होता है,
ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। मैक्सिमम जो आपका मेटल है ऑक्साइड बनाने के बाद आपका कलर बदलता है और वो मैक्सिमम केसेस में आपका ब्लैक कलर ही होता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हुआ। ये चीज यहाँ पर आपको दिखा रहा है बाय एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से आपका अलग एक्टिविटी भी है। अलग एक्टिविटी में आपका क्या करता है कि जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, इसके अंदर आपका जिंक ग्रैन्यूल्स है, जिंक ग्रैन्यूल्स का यूज किया जाता है आपका हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करने में। जिंक ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ जिंक। यहाँ पे देखिए आपका लिखा है जिंक ग्रैन्यूल्स, इसका मतलब है क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ जिंक। एग्जैक्टली प्योर जिंक नहीं होता, इसमें आपका कॉपर मिक्स्ड होता है और रिएक्शन में कॉपर जो है वो आपका किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो आपका कैटलिस्ट का काम करता है। कौन? कॉपर। तो जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो यहाँ से आपका एक गैस रिलीज होता है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो जब आप देखे होंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में आपका हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने का एक तरीका है बाय द मेथड ऑफ जिंक प्लस HCl हो या H2SO4 हो, दोनों तरीका से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इतना हम लोग केमिकल रिएक्शन कराए या फिर एक्सपेरिमेंट किए, आपका तीसरा एक्टिविटी है। इन सब से हम लोग को एक ही चीज पता चला, क्या? देयर इज चेंज इन स्टेट, मतलब सॉलिड लिक्विड बन गया, लिक्विड गैस बन गया या गैस कोई सॉलिड बन गया। चेंज इन कलर, कलर बदल सकता है, आपका व्हाइट ब्लैक बन जाएगा, ब्लैक व्हाइट बन जाएगा, वो कलर बदल सकता है डिपेंड अपॉन द केमिकल रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ गैस जो कि आपको इस वाले एक्टिविटी में नजर आया, यहाँ पर आपका जिंक जो है आपका जिंक ग्रैन्यूल सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 दिए तो यहाँ पर आपका H2SO4 लिक्विड फॉर्म में होता है। और फिर भी आपका यहाँ पर क्या दिया? इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। और एक और चीज है आपका चेंज इन टेम्परेचर। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये सब होता है किसी भी एलिमेंट के साथ, इसका मतलब देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। अगर इनमें से कुछ भी होता है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। अब केमिकल इक्वेशन में आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका देखिए जो लेफ्ट साइड में होगा, जैसे हम यहाँ पर लिखे थे Mg प्लस O2, क्या बनाया था? MgO। जो भी आपका एरो के लेफ्ट साइड में होगा उसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहेंगे, और जो भी आपका राइट साइड में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट्स कहलाया और राइट साइड वाला प्रोडक्ट कहलाया। अब आता है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आप वर्ड के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज इनकन्वीनियंट। अगर हम वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, कंडीशन दिखाना डिफिकल्ट हो जाएगा, समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन को लिखते हैं। जैसे Mg प्लस O2, Mg इज द symbolic representation of magnesium and O2 is the representation of oxygen of forms MgO, magnesium oxide। अब यहाँ पर एक अगला टॉपिक आता है, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आप लोग 7-8 क्लास में पढ़े होंगे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। बहुत सिंपल है, हीट एंड ट्राई मेथड होता है। एक और आपका दूसरा मेथड है, पर हम लोग हीट एंड ट्राई मेथड का ज्यादा यूज करते हैं। नॉर्मली आपको 10th क्लास में हीट एंड ट्राई मेथड ही काम आएगा। इसमें करना कुछ नहीं होता है, इसमें आपका ये देखना है लेफ्ट साइड में कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम, और राइट साइड में कितना है, दोनों को इक्वल कर देना है। हीट एंड ट्राई मेथड आपका ओके हो जाएगा। तो हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में बहुत कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लोग इसके आगे चलने वाले हैं। ये आप देख लीजिएगा, फिर भी अगर डाउट होगा तो इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर बैलेंस करने में आपको दिक्कत होगी, यहाँ पे आपको समझा देते हैं। एक छोटा सा लॉजिक है, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। आपको इस वाले टर्म को मान लेना है LHS और इस वाले को RHS। LHS में आपको देखना है कितना जिंक है, देयर इज 1 जिंक। यहाँ भी कितना जिंक है? 1 जिंक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, यहाँ भी 2 है। सल्फर 1, सल्फर भी 1 है, और ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। इस तरह से नंबर ऑफ एटम इन LHS इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन RHS। इसका मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी आपका क्या है? बैलेंस्ड है। और इस तरह से हम लोग इक्वेशन को क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं।
ये आपका बैलेंस के बारे में दिया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा, डाउट होगा तो कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। अब आपका आ गया क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कहता है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हम लोग को मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। तो देखो मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम डायरेक्ट आपको ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। लेकिन हम लोग देखते क्या है ना कि कुछ एलिमेंट के ऊपर आपका ऑक्साइड ऑटोमेटिकली एयर के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। जैसे आयरन है, आयरन में जंग लग जाना, हम रिएक्शन नहीं करवाते हैं, फिर भी आपका एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके एक लेयर बना लेता है ऑक्साइड का। तो अगर मान लीजिए इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल अगर हुआ और अगर हम लोग इसको बर्न करेंगे तो ये जो है वो आपका ब्राइट कलर नहीं देगा, ये आपका ब्राइट कलर नहीं देगा। तो इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम के ऊपर से इंप्योरिटीज को हटाने के लिए उसको पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, तब जाकर उसको बर्न करते हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आपका येलो लाइट फॉर्म करेगा और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा वो आपका प्योर फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं भी हो सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन करते हैं। अगला, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कहता हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो कुछ मत कीजिए, देखिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए या फिर आपको बैलेंस ही पता होना चाहिए अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। देखिए कितना सिंपली हम लोग करेंगे। क्या कहता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है H2, है ना, प्लस क्लोरीन, तो प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है Cl2। और इन दोनों को जब रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा HCl। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को जब हम लोग धूप में रखते हैं तभी जाकर आपका रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन कितना 1, इधर कितना 2, क्लोरीन कितना 2, इधर कितना 1। अब एग्जैक्टली हम यहाँ पर जब 2 लिख देंगे तो हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 फॉर्म 2HCl। इस तरह से हम लोगों का इक्वेशन फॉर्म हो गया और ये आपका क्या है, बैलेंस्ड है। दूसरा नंबर की बात करें, आपका पहला नंबर था। दूसरा नंबर कहता है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड की बात करते हैं तो BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का क्या हो जाएगा Al2SO4 है ना। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनाता है, इसका मतलब क्या बनाएगा, तो बनाएगा आपका BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl, है ना। अब इसको हम लोग को बैलेंस करना है। देखो एक चीज आपको बता देते हैं, ये जो है ना BaCl2 बेरियम क्लोराइड, आप में से बहुत लोग BaCl भी लिख सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं किए। ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि मेरे को पता है कि बेरियम का वैलेंसी 2 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब क्रिस क्रॉस मेथड से ये यहाँ आएगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर, कौन से मेथड से, क्रिस क्रॉस मेथड से, और इस तरह से आपका BaCl2 बन गया। एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेट का होता है -2, एल्युमिनियम का होता है 3। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आप ऐसे समझिए, एल्युमिनियम के ऊपर 3 होता है और सल्फेट के ऊपर क्या होता है 2 होता है। क्रिस क्रॉस मेथड से ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Al, ये यहाँ आएगा तो 2, ये हो जाएगा SO4 और ये आपका पूरा होल आकर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपका बन गया Al2SO4 इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो ये आपका दिया है, तो हम लोग करेंगे क्या,
एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर एल्युमिनियम को 2 कर दिए, है ना, 2AlCl3। अब यहाँ पर आते हैं दूसरा, यहाँ पर अगर क्लोरीन कितना है 2 है और यहाँ पर कितना है 6 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 लिखेंगे तब ना, 3 2 जा 6, क्लोरीन आपका 2 हो गया। इसके अलावा और क्या चेंजेज आया, तो आपका यहाँ बेरियम हो गया 3, तो यहाँ भी हम क्या कर दिए 3 लगा दिए। इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आपको बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। यहाँ पर आपका आ गया सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो सोडियम का क्या होता है Na प्लस वाटर का क्या होता है H2O, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, तो लिख दिए NaOH, और प्लस हाइड्रोजन को क्या लिख दिए H2। देख लेना हम लोग को, सोडियम एक बैलेंस है, हाइड्रोजन 2, और यहाँ हाइड्रोजन आपका 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको बैलेंस करेंगे और इसको हम लोग 4 हाइड्रोजन बना देते हैं, तो 2H2O हो गया। और इस तरह से यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन हो गया और आगे क्या लगा देंगे 2। अब यहाँ पर चेक कीजिए, 2 सोडियम, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन ये 2 और ये 2, टोटल कितना हो गया 4 हाइड्रोजन। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, कहता है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहां पर भी सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यहां क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आया बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का हो गया Ba, क्लोराइड का हो गया Cl। आपको पहले बता चुके थे बेरियम का वैलेंसी कितना 2, क्लोरीन का कितना 1, तो ये क्या बन जाएगा BaCl2 प्लस किसके साथ रिएक्शन किया, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को क्या लिखेंगे Na, सल्फेट का 2 होता है और सोडियम का 1 होता है, तो Na2SO4 क्या बनाएगा, तो पहले नहीं भी दिया रहे तो भी हम लोग बना सकते हैं, बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या बनाया, बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पर भी BaSO4 और साथ में क्या बनाया, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी हम लोग इक्वेशन बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, तो ये जो बेरियम है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, सल्फेट के साथ, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, ये प्लस माइनस के साथ करेगा और ये सोडियम का प्लस क्लोरीन के माइनस के साथ करेगा, और इस तरह से दोनों क्या हो गया अटैच्ड हो गया। इसका दूसरा नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर बाकी आप उसी तरीका से देखिए, आपका क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 बेरियम हो गया, यहाँ 2 बेरियम हो गया, यहाँ 1 बेरियम है तो यहाँ भी आपको 2 बेरियम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, क्लोरीन 4 हो गया, यहाँ क्लोरीन कितना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 2BaCl2, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया 2 2 जा 4। अब यहाँ देखिए सोडियम 4 हो गया, यहाँ सोडियम 2 है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग 2, और इस तरह से हम लोग का ये इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। तो आपको कैसा लगा, इसी तरह से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जब भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है तो उसमें बहुत तरह का चेंजेस होता है, चाहे आपका कलर का चेंजेस हो, गैस का इवोल्यूशन हो, हीट रिलीज करता हो, तो इस तरह का चेंजेस होता है। पर इसमें हम लोग को ये देखना है कि कितने तरह का केमिकल रिएक्शन, वो तो आपका चेंजेस हुआ, हम लोग क्या देखेंगे कितने तरह का रिएक्शन होता है,
इसमें जो सबसे पहला आता है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब दो चीज अलग अलग चीज जुड़कर जब एक बन जाए तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। ऐसा बहुत सारे रिएक्शन आपको मिल जाएंगे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है वाटर का H2O होता है, H2O कैसे बनता है, तो H2 प्लस O2 H2O बनाता है ना। उसी तरह से अभी आप पढ़े थे H2 प्लस Cl2 क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो ये जो हम लोग पढ़े ये आपका क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो डिफरेंट एलिमेंट जुड़कर क्या बन जाता है, एक बन जाता है। तो जो भी इस तरह का रिएक्शन होगा, ये तो आपका सबसे बेसिक वाला इक्वेशन है। आपके एग्जाम में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत उम्मीद नहीं है कि आने वाला है, जो आएगा भी तो आपका डिकम्पोजिशन आएगा। पर फिर भी अगर कॉम्बिनेशन अगर आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो एलिमेंट जुड़कर क्या बन जाता है, एक बन जाता है। और इसमें आपको जितने भी मिले वो सब के सब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका कुछ एक्टिविटी दिखा है, एक्सपेरिमेंट किया है। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, रिएक्ट विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब आपका जो चूना पानी, चूना जो होता है जिससे हम लोग घर का पतैया करते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, जैसे ही आप उसे पानी में डालेंगे तो क्या कर देता है, हीट को रिलीज करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को या फिर क्विकलाइन को आप पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बना देता है, स्लेक्ट-लाइन बना देता है। और ये एक्सट्रीम अमाउंट में आपका क्या करता है, हीट को रिलीज भी करता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, देखिए आपका अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड, दोनों जुड़ा और एक सिंगल कंपाउंड बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है स्लेक्ट-लाइन। आप इसको याद रखिएगा। तो ये दोनों आपका अलग अलग कंपाउंड है, दोनों क्या किया, कंबाइंड हुआ और कंबाइंड होकर क्या बना दिया, स्लेक्ट-लाइन। ये आप याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है आपका क्विकलाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेक्ट-लाइन। आपका एग्जाम में हो सकता है स्लेक्ट-लाइन लिखते या फिर क्विकलाइन लिखते हैं, आप उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए ये कॉमन नेम आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कार्बन प्लस O2। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कार्बन प्लस O2, जब भी हम लोग कार्बन को बर्न करते हैं तो CO2 बनाता है। उसी तरह से H2 प्लस O2 H2O बनाता है। और इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये सब के सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह से और एग्जाम्पल है तो ब्यूटेन। ब्यूटेन होता क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है C4H10, जो हम लोग का LPG सिलेंडर में होता है। जब आप उसको बर्न कीजिएगा तो वो सेम चीज फॉर्म करेगा, CO2 प्लस 2H2O। मतलब पॉल्यूशन जो है बहुत कम अमाउंट में करता है, दो चीज फॉर्म करता है, CO2 प्लस 2H2O। तो ये सारे के सारे रिएक्शन क्या हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम आप दे सकते हो डबल डिकम्पोजिशन, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो रहा है, डिकम्पोज भी हो। यहाँ पर भी आपका देख लीजिए कंबशन है, C6H12O6 प्लस 6O2, आपका क्या फॉर्म किया, CO2 प्लस H2O। अब अगला टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। अगला टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ डिकम्पोज करना, टूट जाना, अलग अलग हो जाना। तो यहाँ पर भी आप देखिए जितना भी रिएक्शन होगा वो सब के सब आपका एक कंपाउंड टूटकर दो कंपाउंड में बदल जाएगा। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपका श्योर आने वाला है, इसको अच्छे से याद रखना है। आपका एग्जाम में ये वाला इक्वेशन दे सकता है, दे नहीं सकता है, देगा ही। फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है। तो जब भी हम लोग हीट करते हैं किसको, फेरस सल्फेट, है ना। तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया और साथ में सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसको याद करने का भी तरीका यही है, जब आप इसको हीट कीजिएगा तो क्या करेगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो ये हो गया फेरस ऑक्साइड। ऑक्साइड बनने के बाद आपका SO4 तो नहीं रहेगा, SO4 एक आयन होता है, तो क्या कर देगा, SO2 बनाएगा और साथ में क्या कर देगा, SO3 बना देगा। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा
एक और छोटा सा चीज है Fe2SO4.7H2O, इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? ग्रीन विट्रियोल। कॉपर सल्फेट हो गया ब्लू विट्रियोल, फेरस सल्फेट हो गया ग्रीन विट्रियोल, और आपका जो एक दूसरा बचा जिंक सल्फेट वो आपका हो गया व्हाइट विट्रियोल। तो इसको याद रखना है, फेरस सल्फेट .7H2O इज ग्रीन विट्रियोल। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हो और साथ में क्या करता है? CO2 रिलीज करता है। एक कंपाउंड दो अलग अलग सब्सटेंस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? डीकंपोजिशन। डी मतलब टूटना, कंपोजिशन जब एक को दो में बदलते हैं तो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये आपके एग्जाम में श्योर आता है और इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। लीड नाइट्रेट को जब भी हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। इसका आपका क्वेश्चन अलग होता है, आप हॉट बेस्ड क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें कलर होता है XYZ नाम का कोई सब्सटेंस दे देता है और उसी बेस पर आपको कंपाउंड या एलिमेंट को फाउंड करना होता है। तो ये आपका उसी तरह का इक्वेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक आपको ये बता देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए मेथड बाय विच वी ऑब्टेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द प्योर फॉर्म। तो आप किसी भी एलिमेंट को कंपाउंड से ऑब्टेन अगर करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक मेथड है। अगर पानी से पानी को करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा। अगर दूसरे कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें जैसे कॉपर सल्फेट को कीजिएगा तो आपको प्योर कॉपर फॉर्म मिलेगा। अगर कॉपर ऑक्साइड को कीजिएगा तो प्योर कॉपर आपको क्या करेगा? कॉपर और ऑक्सीजन मिलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करता क्या है? तो दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। वो डिकम्पोज कर देता है कंपाउंड को अलग अलग एलिमेंट के फॉर्म में। ये भी आपको याद रखना है, आपका इक्वेशन में दे देगा क्वेश्चन में कि एक कंपाउंड है या क्लोराइड है मेटल का जिसको सनलाइट में रखने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है। ये आपका हो गया AgCl, जैसे ये धूप में रखते हैं तो Ag और Ag मतलब सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में क्या हो जाता है? डिकम्पोज होता है। इसको हीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप धूप में रखेंगे ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसी तरह से AgBr सेम वे में आपका बिहेव करता है। यहाँ देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस चीज का यूज किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन एक नंबर में दे सकता है कि कौन सा रिएक्शन जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जा सकता है या किया जाता है। तो आपको लिखना है सिल्वर ब्रोमाइड, जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन के फॉर्म में क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अभी आपको इससे पहले हम डिस्कस किए थे कि कौन सा व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है। तो सब्सटेंस क्या हो गया? अगर हम X की बात करें वो सब्सटेंस है कौन सा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, जिसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं क्विकलाइन। कहता है व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट द फॉर्मूला। तो सब्सटेंस X कौन सा हो गया? तो X कौन सा हो गया? तो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। किसके साथ मिक्स किया? रिएक्शन ऑफ द नेम इन अबव विद द वाटर। कहता है पानी के साथ रिएक्शन किया तो CaO+H2O। आपको बताए थे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। क्विकलाइन प्लस वाटर क्या बनाएगा? स्लेक्ट लाइन बनाएगा, CaOH2 और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट को क्या करेगा? लिबरेट करेगा। तो हम लोग को पता चल गया कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग, तो कहता है ये सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, तो ये सब्सटेंस X हो गया, है ना।
क्या कहता है दूसरा, व्हाइट मासी, नेम द सब्सटेंस X, दैट इज X कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन एबव विद वाटर, पानी के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। पानी के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम है स्लेट लाइम। अब आगे चले हम लोग, कहता है why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7, activity 1.7 इलेक्ट्रोलाइसिस वाला है। कौन सा वाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला है। क्या कहता है कि why is the amount of gas collected in one of the test tube, आपको उसमें क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक आपका जो था इलेक्ट्रोड जो था, इसमें आपका हाइड्रोजन था और इसमें आपका क्या था, ऑक्सीजन था। कहता है कि जब भी वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया तो एक गैस जो था, है ना, पहला गैस जो था वो डबल था किसका, दूसरे गैस का। ऐसा क्यों, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस किसका किया गया, H2O का किया गया, और H2O को जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम हुआ और ऑक्सीजन का कितना एटम हुआ, 1 एटम हुआ। हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। जब दोनों सेपरेट होगा तो क्या होगा, एक जो होगा दूसरे का क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग को आंसर मिल चुका है, वाई सब्सटेंस वन सब्सटेंस इज डबल ऑफ द सेकंड वन। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए, अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी तरह का डाउट होता है, किसी तरह का भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा कमेंट, हम उसका जवाब आपको देंगे अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है। चलिए आगे भी देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।